हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का टेक्निकल क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी सेकंड वीडियो जो कि है हाइड्रोलॉजी। हमने लास्ट वीडियो में बच्चों इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था, उसका ही एक सेकंड वीडियो है इंट्रोडक्शन चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोलॉजी। उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि इरीगेशन क्या होता है और उसके जो इरीगेशन के जो आवश्यकताएं हैं उनके बारे में पढ़ा था, और जो उसके टाइप्स होते हैं उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में समझा था। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो बच्चों आप हमें कमेंट के माध्यम से आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। जैसे कि आपको बच्चों आज का हेडिंग है जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी क्या होती है। तो इसके बारे में बच्चों आपसे पूछा भी जाता है। यदि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से एक छोटी सी डेफिनेशन आ जाती है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि जल विज्ञान या हाइड्रोलॉजी होती क्या है बच्चों, तो ये आपसे पूछ सकता है। तो हाइड्रोलॉजी होती क्या है? हाइड्रोलॉजी वह विज्ञान या वह साइंस है जहाँ जब जब सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर तथा वाटर वेपर्स या वायुमंडलीय जल वाष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं? जब इन तीनों का बच्चों, एक तो सरफेस वाटर हो गया, एक हो गया सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर और वाटर वेपर वेपर जो वाटर वेपर जो वाष्प होती है, ठीक है। जब इनका अध्ययन किया जाता है तीनों को, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? जल विज्ञान कहते हैं, जिसको हाइड्रोलॉजी कहते हैं। तो आप डेफिनेशन में दे सकते हैं कि भूमि की सतह जल, भूमि तल के नीचे के भूमिगत जल तथा भूमि तल के ऊपर वायुमंडलीय जलवाष्प के अध्ययन को जल विज्ञान कहते हैं। जल विज्ञान से प्राप्त विभिन्न जानकारियों सिंचाई के लिए निर्माण कार्यों तथा सिंचाई के उत्तम संचालन के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसे बाढ़, जल की मात्रा, नदी नालों का निस्सरण, डिस्चार्ज तथा समय की जानकारी प्राप्त होती है बच्चों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इरिगेशन इंजीनियरिंग का, हाइड्रोलॉजी। तो इसमें हम सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सरफेस वाटर हो गया जो आपका ग्राउंड के ऊपर होता है, जो ग्राउंड के नीचे होता है, और जो ग्राउंड से ऊपर होता है। ऊपर मीन्स आपका जो वायुमंडल में होता है, जो वेपर्स होते हैं, जो बादल्स होते हैं, ठीक है, जो वाष्प बन के नीचे गिरते हैं, ठीक। तो वो भी क्या है, उनका अध्ययन हमको, उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो वो सब चीज़ हम किसके अंतर्गत करते हैं, अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? वो हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत बच्चों किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यदि ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा शेयर करेंगे अपने सभी ग्रुप में। चलिए, तो जैसे कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सिंचाई अभियंत्रण जल विज्ञान की उपयोगिता, मतलब यूज ऑफ हाइड्रोलॉजी इन इरिगेशन इंजीनियरिंग। हाइड्रोलॉजी का इंजीनियरिंग में क्या यूज है, इसके बारे में देखिए पॉइंट पूछ सकता है आपका एग्जामिनर। तो आप लिखेंगे जल विज्ञान मौसम, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन आदि क्षेत्रों में सहायक एवं लाभदायक सिद्ध हुआ है। ठीक है, सिंचाई के निम्न कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसको हम निम्न कार्यों के लिए यूज कर सकते हैं। पहला जो बच्चों इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जलाशय की धारिता, मतलब उसकी जो जलाशय उसकी कैपेसिटी तथा जो आपका डैम बनाया, बांध की ऊंचाई निर्धारित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नंबर 2, अधिकतम बाढ़ तल, जो आपका मैक्सिमम फ्लड लेवल की हेल्प से जलाशयों के लिए स्पिलवे बनाना हम हाइड्रोलॉजी के लिए अंतर्गत करते हैं। और तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, नदी में पानी की मात्रा ज्ञात करके नहर का डिस्चार्ज निर्धारण करना होता है। देन फोर्थ पॉइंट है जल विद्युत गिरोह। जो बच्चों आप जल विद्युत गिरह मतलब जो आप बिजली उत्पादन करते हैं, वहाँ पे जो घर होते हैं, जो उसके यहाँ एक हाउस बनाया जाता है, विद्युत इलेक्ट्रिक हाउस के निर्माण के लिए वर्ष भर, मतलब जो पूरे ईयर्स में जलाशयों के पानी की उपलब्धता का अनुमान लगाना भी किसके अंतर्गत आता है? हाइड्रोलॉजी इन इंजीनियरिंग के अंतर्गत किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये लिख के आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें, हाँ आता है हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। साइकिल जो होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बच्चों, वो हमारा किस तरीके से रोटेट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस पॉइंट की बात करें, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में देखो समझते हैं, थोड़ा सा पहले आप डायग्राम को देखेंगे। हमारा बच्चों ये एक एटमॉस्फेयर है, क्या है? ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है जिस पर हमारा वाटर है अर्थ के ऊपर, ठीक है। होता क्या है बच्चों, आपका एक एक इस तरीके से सर्कल रोटेट होता रहता है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारा इस तरीके से सर्कल चलता है। पहले क्या होता है बच्चों, आपका बादल से बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई, बारिश का पानी यहाँ पे आपका हमारी जो अर्थ की सरफेस पे वहाँ पे गिरा, या फिर आपका जो जलाशय है वहाँ से जो मतलब जो बर्फ़ है पहाड़ों पे से पानी पिघल कर आपके जो लैंड एरियाज़ हैं, जो आपका
जो प्लेन सतह है वहाँ पर बहता है, वहाँ पर बहता वो समुद्र में और कुछ पेड़ पौधों में, तो वहाँ पे क्या होता है वाष्प बनकर ऊपर वो क्या होता है इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट मीन्स होता है जो आपका ऊपर उड़ता आता है, ठीक है। या फिर पेड़ पौधों की पत्तियों से भी जो वाष्प उड़कर ऊपर चली जाती है उसको इवेपोरेट्स कहते हैं। तो बच्चों ये क्या होता है, ये आपके समुद्र हो गया, तालाब हो गया, या नदी या नालों से जो भी आपका ऊपर वाटर उड़ के जाता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये कंडीशन, तो ये क्या है, ये इवेपोरेट होता है वाटर। तो वाटर ऊपर जाके फिर एक बादल का रूप ले लेता है, तो बादल फिर एक अपना जब वाटर उसमें एक एकत्रित होते चले जाते हैं, फिर कुछ समय बाद फिर वो वाटर क्या होता है फिर नीचे की सरफेस पे आता है। तो इस तरीके से रिसाइकल होता रहता है ये चीज़ें बच्चों। और यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर मतलब जो अर्थ की सरफेस पे है जो वाटर आता है, कुछ वाटर आपका बच्चों इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, मतलब अर्थ में अंदर चला जाता है, और कुछ इवेपोरेट होकर ऊपर की ओर उड़ जाता है। तो बस ये साइकिल आपका रिसाइकिल चलता रहता है पूरे वर्ष भर, ठीक है। और जो पत्तियों पे वाटर गिरता है वो भी इवेपोरेट होता है, वो ऊपर की ओर कुछ पत्तियों पे नीचे गिर जाता है, और कुछ बच्चों क्या होता है वो ऊपर ऊपर जमा हुआ है ऊपर इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो बस ये रिसाइकल्स आपका होता रहता है। तो इसमें हम थ्योरी के रूप में लिखेंगे कि प्रकृति में सूर्य उष्मा का सबसे बड़ा स्रोत है। जो प्रकृति है सूर्य क्या है उसमें उष्मा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य की किरणों की गर्मी से पर्वतों की बर्फ पिघलकर बहने लगती है। इसी गर्मी से जलकुंड, झील, पोखर, तालाब, नदी, नालों, समुद्र आदि का पानी वाष्पीकृत होता रहता है। वाष्पीकृत मतलब इवेपोरेट होता रहता है। यह जल वाष्प ऊंचाई पर पहुंचकर बादलों का रूप धारण कर लेते हैं। यही बादल उचित वायुमंडलीय दाब एवं ताप क्रम पर वर्ष भर अथवा ओलों का रूप धारण कर पुनः पृथ्वी पर आता है। बर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में पड़ती है तथा वर्षा प्रत्येक स्थान पर हो सकती है। ओले प्रातः उन स्थानों को छोड़कर जहाँ हिमपात होता है प्रत्येक स्थान पर पड़ सकते हैं। बर्फ पिघलकर नदियों के रूप में पर्वतों से निकलकर मैदानों भूमि पर होती आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हुई समुद्र में जाकर मिल जाती है। बस ये साइकिल ही क्या कहलाता है बच्चों, आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। चलिए ये चीज़ें आपको बच्चों यहाँ तक समझ में आ गई होगी थ्योरी में। तो अब आता है बच्चों सिंचाई। पृथ्वी पर जल सिंचाई के लिए केवल दो मुख्य स्रोत होते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों, एक तो होता है आपका सरफेस वाटर, और एक आता है बच्चों आपका ग्राउंड वाटर। तो दो ही आपके मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, सरफेस वाटर और एक होता है अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। सिंचाई के लिए जो दो मेन मुख्य पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले यदि हम सतही जल की बात करें, समुद्र का जल अत्यधिक अरोध मतलब खारा होने के कारण सिंचाई कार्यों में नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त नदी, रिवर, स्प्रिंग, पौंड, लेक आदि के रूप में सतही जल पाया जाता है, जिससे विभिन्न तरीकों से सिंचाई की जा सकती है। वेल या आर्टिशियन वेल या इनफिल्ट्रेशन गैलीज द्वारा भूमिगत पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं डियर बच्चों। इसके बाद बच्चों यदि हम बात करें, फिर आता है सिंचाई के लाभ एंड हानियां। सरफेस और अंडरग्राउंड वाटर के बारे में बच्चों फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, तो उसमें आप जाकर रीड कर सकते हैं। सिंचाई के लाभ एवं हानियां। सिंचाई के अनेक लाभ हैं। जिस चीज़ से लाभ होता है उससे कुछ हानियां भी होती हैं। सबसे पहले यदि हम इसकी प्रॉफिट की बात करें तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है, सिंचाई से उत्पादकता बढ़ती है। सेकंड, मूल्यवान फसली व फलोद्यान को समय पर सिंचाई कर उत्पादकता बढ़ाना। नंबर 3 पॉइंट होता है बच्चों, सिंचाई से सूखे से बचा जा सकता है। और नंबर 4 पॉइंट होता है, सिंचाई से राजस्व की वृद्धि होती है। और नंबर 5 पॉइंट होता है, सिंचाई के लिए बनाए गए बांध द्वारा पन बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी का भी उत्पादन किया जा सकता है बच्चों डियर। तो इसके प्रॉफिट भी हैं और बच्चों इसके लॉस भी हैं। तो लॉस इसके क्या क्या हैं, अधिक समय तक निरंतर सिंचाई वाले क्षेत्रों के रिसन के कारण भूमजल तल भूमि के तल के निकट आ जाता है, जिससे बच्चों वाटर लॉगिंग हो जाती है। वाटर लॉगिंग होती है, हिंदी में कहते हैं जलग्रस्त हो जाती है, जो फसल पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो आपको बच्चों जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उनके लिए वाटर ना तो ज़्यादा अच्छा होता है और ना ही कम, ठीक है। तो उनमें एक मीडियम वे में आपको वाटर उसको देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसका नेक्स्ट लॉस होता है, सिंचाई जल का लापरवाही से प्रयोग करने पर गांव व खेतों के
निकटवर्ती में पानी से भर जाते हैं जो मच्छरों की उत्पत्ति का स्रोत बनते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, बीमारी फैल जाती हैं और उससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बच्चों कहीं ना कहीं उसमें उपज जाते हैं। अधिक सिंचाई के क्षेत्र में जलवायु नम होती है। नम जलवायु से गांवों के व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा विभिन्न रोग हो सकते हैं। नंबर 4, सिंचाई नहरें किन्हीं स्थानों पर गांवों की जल निकासी में बाधा डालती है। नलकूप सिंचाई से भूमिगत जल तल नीचे गिरता जाता है, जिससे क्षेत्र के कुओं हैंडपंपों का पानी गहराई पर चला जाता है और अथवा उथले कुओं में पानी सूख जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चों इसके ड्रॉबैक है या लॉसेस हम लिख सकते हैं बना के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब आता है बच्चों इनमें डिफरेंस। ठीक है, अब आता है इनमें डिफरेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। और ये डिफरेंस जो है बच्चों आपसे कई बार पूछा भी गया है, तो इसमें आप इसको बच्चों इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखेंगे, इसको याद करना है। देखिए सबसे पहले अब एक साइड डालेंगे फ्लो इरिगेशन और दूसरी साइड डालेंगे स्प्रिंकल इरिगेशन। इसके बारे में हमने डिटेल में बच्चों पढ़ा भी है। अब हम की पॉइंट में इसके डिफरेंस को हम यहाँ पे समझेंगे। सब पहला जो पॉइंट है इसका मेरे डियर, यह पानी पर नियंत्रण नहीं होता, अतः आवश्यकता से अधिक पानी खेतों में पहुंच जाता है। फ्लो इरिगेशन में क्या होता है, पानी पर बच्चों कंट्रोल नहीं होता और आवश्यकता से भी अधिक खेतों में पानी पहुंच जाता है। जबकि स्प्रिंकल इरिगेशन में पानी पर नियंत्रण होता है और इसको पानी की मात्रा छिड़की जाती है, क्योंकि पानी पर नियंत्रण होता है, इसमें नोजल लगा होता है इसलिए। देन दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें, फ्लो इरिगेशन में खेत का ऊपरी भाग लगभग सूखा रहता है या कम पानी पहुंचता है, जबकि निचले भाग में पानी अधिक भर जाता है। जबकि इसमें क्या है, हर स्थान पर समान पानी की मात्रा पहुंचती है। ये एक मतलब इसका बेस्ट है। तीसरा पॉइंट है सिंचाई सरल ढंग से होती है। सिंचाई जो होती है बच्चों एक सिंपल तरीके से की जाती है, जबकि स्प्रिंकल इरिगेशन में पानी भेजने के यंत्रों का संयोजन कठिन होता है, क्योंकि पानी का दाब से ही भेजा जाता है। जो पानी है वो प्रेशर से ही भेजा जा सकता है, तो इसकी बच्चों कहीं ना कहीं इसकी अधिक कठिन होती है। देन दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई विधि सस्ती होती है। इसका जो मेथड है, इस इरिगेशन फ्लो इरिगेशन का जो मेथड है वो कहीं ना कहीं बच्चों इकोनॉमिकल होता है। देन यदि हम इसकी बात करें, यह विधि महंगी है क्योंकि यांत्रिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, इसमें मैकेनिकल पावर्स की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे हम पांचवा। तो फिफ्थ पॉइंट में लिख सकते हैं क्षेत्र में वाटर लॉगिंग की संभावना बनी रहती है, जबकि इसमें ऐसी कोई संभावना नहीं होती है, जलग्रस्त की संभावना नहीं होती है, आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ये चिरस्थायी प्रणाली है अतः रख रखाव की विशेष आवश्यकता नहीं होती, जबकि इसमें क्या होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन में पंप नोजल पाइपलाइन की विशेष देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि जुताई के समय पाइपलाइन टूट सकती है अथवा छिद्र की बंद हो सकते हैं, तो इसकी बच्चों देखरेख कहीं ना कहीं बच्चों ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ तक आप लोगों ने डिफरेंस को बच्चों आप लोग सभी नोट करेंगे और इसको इम्पोर्टेंट करके आप याद करेंगे। ये आपसे ये मान लीजिए आपका 5 या 10 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस, और डिफरेंस कई बार बच्चों पूछने को आप देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आपका सेकंड, और ये होता है आपका रेनफॉल एंड रन ऑफ, जिसको कहते हैं वर्षा और अववाह जल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका जैसे कि इसमें हम देखते हैं वो है आपका वर्षा रेनफॉल। ठीक है, तो रेनफॉल होता क्या है, दूसरा चैप्टर है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इसमें समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सेकंड चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। अभी हम मतलब थोड़ा सा पर और भी लेंगे। जैसे कि हम इसमें देखते हैं हमारा नाम ही इस चैप्टर का क्या है, रेनफॉल एंड रन ऑफ। तो इसमें बच्चों हम इन दोनों पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, रेनफॉल को, तो रेनफॉल जो है आपका जलवाष्प वायुमंडल में एकत्रित होती रहती है, जो बादल के रूप में धारण करती है तथा अनुकूल परिस्थितियों में बादल की जल की वाष्प द्रव में परिवर्तित होकर पृथ्वी तल पर गिरती है। इस द्रव जल की बूंद का पृथ्वी पर गिरना ही वर्षा कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट में जो इसकी इंटेंसिटी होती है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों सभी इस वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कराएंगे अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, और ज़्यादा से सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।